Hi everyone, my name is Princey and I teach commerce. Yes. So अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, बस पेपर आने वाले हैं, तो यस यू आर ऑन द राइट चैनल. यस, हम कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा. सो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था प्लानिंग एंड आई बीन टीचिंग कॉमर्स फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years. नहीं, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, आई एम जस्ट 24 राइट नाउ एंड हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12th के बाद से, जैसे मैंने कंप्लीट किया था. तो आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना. एक वीडियो में एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, तो भाई मजा आने वाला है. ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बस जल्दी सब्सक्राइब करो पहले. सो प्लानिंग करने के बाद व्हाट डू? वी डू ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें. अब जैसे मान लो मेरे घर में शादी है, ठीक है, तो हमने शादी के लिए सारी चीजें सबसे पहले प्लान कर ली कि हमें कहाँ से शादी करनी है, वेन्यू क्या होगा, केटरर्स कौन होंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने अब क्या किया? प्लानिंग कर लिया. अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे. हम क्या देखेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे एंड ग्रुप करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज को. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या काम होने वाला है शादी में, और ग्रुप कर देंगे एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. मान लो इवेंट प्लानिंग का काम है, आइडेंटिफाई कर दिया इवेंट प्लानिंग का काम है, इवेंट हमारा प्लान होएगा, कोई प्लान करेगा बंदा. तो हमने आइडेंटिफाई करा सबसे पहले और हमने ग्रुप कर दिया इवेंट वाले डिपार्टमेंट में. ठीक है, दूसरी चीज हमने केटर्स लगाने हैं, तो केटर्स आइडेंटिफाई हो गए. अब केटर्स हमने दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया कि केटर्स भी होंगे. सिमिलरली सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम है, और हम काम के अकॉर्डिंग ग्रुप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. ठीक है, दूसरी चीज क्या करते हैं? पुट करते हैं टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स. फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स सबको इकट्ठा करते हैं. ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई करा जाता है एंड ग्रुप करा जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज को, क्योंकि एक एक्टिविटी तो नहीं होती ना ऑर्गेनाइजेशन में, देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटीज, राइट. और साथ में एलोकेट करते, इकट्ठा करते हैं फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. सो दिस इज योर डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले इसको याद कैसे करोगे तुम लोग? आइडिया होता है ना, आइडिया, उसको ही अपन को बस आईडी ए को बस ऐसे ऐसे कर देना. ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिवाइड कर देते हैं काम को. ठीक है, काम को अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो एक बंदे पे बहुत सारा बोझ आ जाएगा, तो इसीलिए हमको डिवाइड करना पड़ता है काम को आइडेंटिफाई करने के बाद. ठीक है, दूसरी बात, हम लोग डिपार्टमेंट्स में डालते हैं, मतलब कि सिमिलर जॉब एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, जो सिमिलर नेचर की जॉब होंगी. मान लो सेल्स से रिलेटेड सारी जॉब सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, परचेज से रिलेटेड सारी जॉब परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे. सिमिलरली हम मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड कर दिया काम को. ठीक है, अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालते हैं. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देयर आर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तीसरी चीज होती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद, विच मीन सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में डाल के परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया. अब हम क्या करते हैं? ड्यूटीज को असाइन करते हैं कि भैया तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी ड्यूटी ये है. ठीक है, फिर चौथी चीज हम क्या करते हैं? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्टर होते हैं ना, जो कि वो रिपोर्ट करते हैं, आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम दिस 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 एंड दिस प्लेस. तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि भाई तुम किसे रिपोर्ट करोगे कि हाँ सर मैंने काम कर दिया. ठीक है, और कौन बंदा तुम्हें कमांड देगा? तो तुम्हारे जो सुपीरियर होंगे वो तुम्हें कमांड देंगे. जैसे सुपीरियर है, वो तुम्हें कमांड दे रहे हैं और तुम उनको बोलो कि यस सर आई हैव डन दिस वर्क. ठीक है, तो एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम. ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना. तो अभी आ गए हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो सबसे पहले लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल कि जब भी हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, हम राजा होते हैं बिजनेस के. ठीक है, हम सब लोग एक बिजनेसमैन होते हैं. हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं बिजनेस स्टडीज कि हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी है, बिजनेस छोड़ो,
हमारी कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, हम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। अब तुम बिजनेस पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों जरूरी होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, अब देखो तुम, ये सबसे पहले बेनिफिट करता है स्पेशलाइजेशन में। क्यों करता है? क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं काम को, ठीक है, हम काम को डिवाइड कर देंगे तो हर बंदा आके अपना अपना काम करेगा, ठीक है, अपना अपना काम करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। मान लो आप डेली एक काम करते हो तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? मैं मान लो डेली पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हो गई हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में सबको सबके काम मिले हुए होते हैं, तो सब लोग अपने अपने काम करते हैं तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाते। भैया डेली बंदा वही वही काम कर रहा है तो वो स्पेशलाइज्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प करती है, बेनिफिट करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज, सबको अपने अपने काम पता होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन होता है, जो टॉप बेसिकली बोल सकते हैं टॉप से मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सब लोग इफेक्टिव होते हैं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? टाइम पे काम कंप्लीट कर देना, तो सब लोग टाइम पे काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपना अपना काम होता है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का जो डिफरेंस है वो मैंने पहली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पे आइकन में दे दूंगी तो आप लोग वो भी पढ़ लेना, ठीक है, उसके शायद पार्ट्स हैं तो देख लेना, इसका मैं वन शॉट कराऊंगी कंप्लीट, ठीक है। तीसरी चीज होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपन को हमेशा सिखाया जाता है, हमारा बिजनेस है, देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत कमी होती है रिसोर्सेज की, तो हम निचोड़ के इस्तेमाल करेंगे सारे रिसोर्सेज को। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प करती है हमको कि चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो और रिसोर्सेज हमारे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो, ठीक है, तुम निचोड़ के इस्तेमाल कर देना रिसोर्सेज को। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अपन को हेल्प करती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाए और एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। ग्रो मतलब कि उसी चीज में हम और बड़े बन जाएं, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? हम जगह जगह और अपने बिजनेस खोल लें, ठीक है। और अडॉप्शन टू चेंज का मतलब क्या होता है? देखो हम जहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं वो जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा डायनामिक एनवायरमेंट है, ठीक है, और अगर हम डायनामिक एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं लेके आए तो दिक्कत हो जाएगी, हम नहीं चलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आपको हेल्प करती है कि आप सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? इतना, इसका स्क्रीनशॉट जरा ले लेना और बाकी मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी तो वो भी देख लेना। अब ये सब क्या बना दिया दीदी आपने? तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसा होता है, देखो, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तुम्हें बताया था द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन के नेटवर्क क्या है, कहां कहां जॉब पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आप इतनी बड़ी कंपनी होल्ड करते हो, ठीक है, तो आपकी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो होंगे। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है एंड सो ऑन। देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन वन बिजनेस। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो, और अपने तो बड़े ही बिजनेस हैं, छोटे मोटे तो बिजनेस करते नहीं है अपन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाता है डिफरेंट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन। देखो यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है, परचेज डिपार्टमेंट में भी कितनी सारी जॉब्स होंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी कितनी सारी जॉब्स होंगी, एचआर डिपार्टमेंट में भी कितनी जॉब्स होंगी, और उनके पास क्या क्या अथॉरिटी है और उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको एक हाइरार्की दिखाता है, ये एक हाइरार्की है, टॉप से बॉटम में फ्लो कर रही है। ये दिखा रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी जॉब पोजीशंस हैं, सबके पास क्या क्या अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही दिखाता है, समझ आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फिर से एक टॉपिक आता है हमारा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है दैट हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी देयर अंडर वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बड़ी कंपनी है, ठीक है, हमारे 200-300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, मतलब उतनी ही बड़ी हो पाई। तो एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कितने सबऑर्डिनेट्स एक
मैनेजर से, बेसिकली एक सुपीरियर से मैनेज हो पा रहे हैं। तो एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर सिर्फ बहुत कम लोग मैनेज हो पा रहे हैं, ठीक है, मैनेज हो पा रहे हैं मतलब कि बहुत कम लोग अंडर काम कर रहे हैं। बट वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पे एक मैनेजर के अंडर बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पे एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं वो हम एक डिपार्टमेंट के अंडर कर देते हैं। मतलब कि सेल्स से रिलेटेड जितनी भी नौकरी होंगी वो हम सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे। परचेज डिपार्टमेंट से जितनी भी रिलेटेड नौकरी होंगी वो हम परचेज डिपार्टमेंट में पुट कर देंगे। क्लियर है? व्हेन अ कंपनी इज डीलिंग विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट देन फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन यूज होता है। whereas if we take the example of Tata in which they are dealing with so many products like cosmetics also, like food and beverages also। वो टाटा टी भी बना रहे हैं, वो जूडियो का भी काम कर रहे हैं, वो वेस्ट साइड का भी काम कर रहे हैं, क्या पता दवाइयों में भी हो। तो दे आर डीलिंग इन सो मेनी लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि कपड़ा भी हो गया, खाना भी होगा, सब चीज में डील कर रहे हैं। तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। वहां पे क्या आएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाल देंगे। क्लियर है? समझ में आया इतना? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट, डिविजनल मतलब कि डिवीजन कर देना। जब कंपनी बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो जो टाटा टी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी वो टाटा टी के डिपार्टमेंट में आ जाएंगी। जूडियो से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो जूडियो के अंडर आ जाएंगी। समझ आया इतना? तो फंक्शनल का मतलब है सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जो सिमिलर होती है वो एक डिपार्टमेंट में आ जाएंगी। डिविजनल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली क्रिएट की जाती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जाती है उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको किसी पर्पस से नहीं क्रिएट करते, इसको किसी इंटेंशन से नहीं क्रिएट करते, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है जब एक बंदा कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए क्रिएट करता है, ठीक है, जहां पे सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं। सारे बंदे एक अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। इसमें चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी जाती है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो होती है चेन ऑफ कमांड के थ्रू आती है। पहले टॉप लेवल से निकलेगी, फिर मिडिल लेवल में आएगी, फिर मिडिल लेवल से आएगी तो लोअर लेवल में आ जाएगी, ठीक है। इसमें चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। मतलब कि मान लो मुझे 9 घंटे की नौकरी मिली है, ठीक है, 9 से 6 में काम करती हूँ। 9 से 6 के बीच में मुझे चाय तो पीनी होगी,
ठीक है, तो मैं अपने कलीग्स के साथ ही जाऊंगी ना चाय पीने के लिए, कोई बात होगी, मान लो मेरा मैनेजर मेरा फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल माई मैनेजर इज माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा सुपीरियर ही ना वो, बट इफ ही इज माई फ्रेंड तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा कि हम लोग चाय वाय पीने जा रहे हैं। ये हमारे सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है वो होती है क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली क्रिएट होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अनइंटेंशनली क्रिएट होती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन को क्या चाहिए, जहां पे उसका मन लगे। इंसान कहाँ काम कर सकता है, जहां पे उसका काम करने में मन लगे, जहां पे उसको कोई टॉक्सिसिटी ना मिले, तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप पहले दिन तो किसी भी बच्चे को नहीं जानते हो ना, बट क्लास में जो टीचर आता है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आप टीचर से पढ़ रहे हो। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब आप बच्चों के साथ बैठ के टिफिन खाते हो, लंच वगैरह खाते हो, पानी वानी पीने जाते हो, खेलते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप स्कूल इसलिए नहीं जाते हो कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, आप किसी लिए जाते हो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाओ, ठीक है, बट ये अपने आप ही तो क्रिएट हो जाता है कि नहीं, समझ आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होती है, इसमें बातें जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि इनफॉर्मल है, मैनेजर से उठा के कुछ भी बोल दिया, स्प्रेड हो गई ना बातें, फैल गई बातें। तो बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल सामाजिक सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो जाती है और ये क्रिएट करी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज डेलीगेशन। सो डेलीगेशन का मतलब होता है एंट्रस्ट करना, बेसिकली ट्रस्ट करना किसी पे, ठीक है, किसी को काम देना, किसी को अथॉरिटी पावर देना, किसी पे ट्रस्ट करना कि हाँ भैया तुम ये काम कर दोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपन लोग क्योंकि बिजनेसमैन है, ठीक है, तो अपन सारे काम तो खुद नहीं कर सकते, अपन को किसी और से काम करवाना पड़ेगा क्योंकि अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 200-300 लोगों की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम काम देंगे दूसरे लोगों को, हम उनसे काम करवाएंगे, समझ में आया, हम काम करवा रहे हैं तो हमें उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि भैया आपका ये काम है, हमें आप उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि जो भी तुम्हारा काम है उसके लिए तुम्हें जितनी भी अथॉरिटी पावर लग रही है ले लो, ठीक है, लेकिन हमें तुमसे काम चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। ये होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है पास करना काम को, ट्रस्ट करना अगले बंदे को कि आप मुझे काम करके दे दोगे। तो डेलीगेशन का मतलब होता है entrusting the employees or the subordinates with authority and responsibility, and अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलो दे दी, जितनी अथॉरिटी दी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स करेंगे भाई। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी कि भाई हमने आपको ये काम दिया था ट्रस्ट करके, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ठीक है। तो एंट्रस्टिंग द एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स with authority and responsibility and fixing their accountability, इसका मतलब होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, पास कर देना काम को। जैसे कि मम्मी ने बोला तुमसे कि जाओ तुम फ्रूट्स लेके आओ, तुमने अपने छोटे भाई बहन से बोल दिया कि जाओ तुम लेके आओ, ठीक है, तुम लेके आ जाओ, तो तुमने क्या किया, तुमने उसको बोला कि ले जाओ मेरी स्कूटी भी ले जाओ या मेरी बाइक भी ले जाओ, ठीक है, तो तुमने उसको पावर दे दी कि बाइक ले आओ, ले जाओ मतलब अपने काम करवाने के लिए, तुमने उसको काम दे दिया कि चलो ठीक है काम तुम फ्रूट्स लेके आओ, काम दे दिया, तुमने बोल दिया चलो मेरी बाइक ले जाओ, तुमने उसको पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दी, जाओ ले जाओ तुम बाइक, ठीक है। अब वो अगर लेके नहीं आया, दोस्तों के साथ चला गया, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तुम पूछोगे ना कि क्यों बे, मैंने तो तुम्हें फ्रूट्स लेने भेजा था, अथॉरिटी भी दी थी, तुमने काम क्यों नहीं किया, ठीक है, समझ में आया। ये होता है क्या, डेलीगेशन, पास कर देना काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखना, बाद में मम्मी तुमको ही डांटेंगी कि तुम क्यों नहीं फ्रूट्स लेके आए, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो, अकाउंटेबिलिटी आप कभी भी किसी पे पास नहीं कर सकते हो। मान लो आई एम द सेल्स मैनेजर, मैं सेल्स मैनेजर हूं, ठीक है, मेरे को मिला है कि मुझे 1000 यूनिट बेचनी है एक महीने में, मैंने 10 सबऑर्डिनेट्स को पकड़ा, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं सबको दे दिया कि 100 यूनिट सब लोग बेचेंगे तो महीने में 1000 यूनिट तो हम बेच लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। लास्ट में एक बंदा हो गया बीमार, ठीक है, उसने नहीं कर पाया काम। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम इज दिस दैट उसने जब काम नहीं किया तो ही वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मतलब बता देता मुझे
कि मैंने काम नहीं कर पाया, या मैं बिजी हूं, या मैं नहीं आ पा रहा हूं, मतलब मैं नहीं मेकअप कर पा रहा हूं इस चीज के लिए, तो वो काम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली 900 यूनिट्स बिकी, बट 100 यूनिट्स नहीं बिकी। तो आई एम जस्ट आस्किंग हिम कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया और नहीं कर पा रहे थे तो मुझे बता दो, ठीक है। बट मुझे जिसने काम दिया है वो बंदा तो मुझे पकड़ेगा ना, है कि नहीं? समझ आया? तो अकाउंटेबिलिटी तो वो मेरी ही थी ना, समझ में आया? जवाबदारी तो मेरी ही थी, बट मैंने आगे काम को पास किया था। क्लियर है? अकाउंटेबिलिटी आप कभी पास नहीं कर सकते हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पास कर सकते हो, बट क्योंकि आप फ्रूट्स नहीं लेके आए, फ्रूट्स घर में नहीं आ पाए, तो आपकी मम्मी आप पे चिल्लाएंगी कि हमने तो तुमसे बोला था ना कि फ्रूट्स लेके आओ। समझ आया? फिर तुम चाहे अपने भाई बहन पे कितना भी चिल्ला लो, वो मैटर नहीं करता, बट अकाउंटेबिलिटी तो आपकी थी, जवाबदारी तो आपकी थी। तो समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन पास ऑन द अथॉरिटी, बट यू कैन नेवर पास अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है इतना? अब डेलीगेशन क्यों जरूरी होता है? ठीक है, अब डेलीगेशन इसीलिए जरूरी होता है, इससे ग्रोथ होती है ऑफ पर्सनल, ग्रोथ ऑफ पर्सनल, मतलब कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मान लो मैंने अपने नीचे बंदों को काम दे दिया, अब मैं और क्रूशियल मैटर्स पे ध्यान दे पाऊंगी। समझ में आया? फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहेगी। क्यों रहेगी इफेक्टिव? क्योंकि जैसे हमने नीचे काम दे दिया तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम अलग काम पे, अलग चीजों पे फोकस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ में आया? तो डेलीगेशन इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये फ्यूचर के टैलेंट को, फ्यूचर के मतलब टैलेंट को डेवलप करता है। मान लो ये बंदे को क्या काम कर रहे हैं, हमारे ही तो काम कर रहे हैं ये बंदे, ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए टैलेंट डेवलप हो रहा है ना, हमारा मैनेजरल टैलेंट डेवलप हो रहा है, तो ये चीज होती है। तो बेसिकली ये हमारा डेलीगेशन होता है, बट प्लीज डू नॉट कंफ्यूज डेलीगेशन विद डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी मैं जस्ट बताती हूँ क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में डिफरेंस। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद डेलीगेशन, बट अगर हम मान लो 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, आई एम अ बिजनेस वुमेन और यू आर अ बिजनेसमैन, तो तुम्हारे अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम सबके काम तो नहीं करते ना, और पावर तो तुम्हारे हाथ में, डिसीजन मेकिंग पावर तो तुम्हारे हाथ में, समझ में आया? बट in that case also you are delegating your authority and responsibility to somebody who is actually doing the operational work, which means कि आप वेदर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास ही पावर टू टेक डिसीजन है, बट उसमें भी 10 से 20 लोग काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना काम उनको डेलीगेट किया है। समझ में आया? आपने अपना काम उनको दिया है, बट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, दैट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि जहां पे कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर हो, बट डेलीगेशन तो वहां भी हो रहा है, काम तो आप वहां भी करवा रहे हो दूसरों से। समझ में आया? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, पूरी पावर एंड अथॉरिटी देके कि सेल्स डिपार्टमेंट तुम्हारा है, सेल्स मैनेजर को दे दो कि सेल्स डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हें ही सारे संभालना है, अगर लोगों की कमी है तो तुमको ही रिक्रूट करना है, टॉप लेवल को इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सबके पास सबके लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि आप अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, सबको सबकी जॉब मिल गई है, उसके अनुसार उनको पावर भी दी गई है कि बार बार हमें टॉप लेवल के पास ना भागना पड़े। समझ में आया? क्लियर है? ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? डेलीगेशन क्या होता है? सिर्फ काम को पास करना, उसके काम में जो भी अथॉरिटी लग रही है उसको देना, बट डिसेंट्रलाइजेशन में इंडिपेंडेंटली सब काम करते हैं कि हमारे पास पावर है, हम अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन खुद से ले सकते हैं। समझ में आया? सिमिलरली मैं जिस
प्रोसेस में काम करती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे बार बार मैनेजर्स के पास जाके, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी चीज ना हो गई हो। समझ में आया? तो डू नॉट कंफ्यूज डिसेंट्रलाइजेशन विद डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। समझ में आया? डिसेंट्रलाइजेशन क्या एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। डेलीगेशन के बाद की जो चीज आती है वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. So here we have completed our organizing chapter, the second function of management. तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कर देना, मेरे से पूछ लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ लेना, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ तो मैं जल्दी से फटाफट देख के बता दूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अकेले अकेले क्यों पढ़ रहे हो भाई, ठीक है? और कोई चीज नहीं समझ में आती है या किस तरीके से पढ़ना है, आपको चेंज करना है, धीरे पढ़ाऊं, तेज पढ़ाऊं, इंग्लिश में पढ़ाऊं, हिंदी में पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, वो बता देना मुझे। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आप लोगों के थॉट्स का, कमेंट्स का, सब चीजों का, एडवाइस का। सो साथ में चलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टाफिंग करेंगे, जब तक इसके नोट्स बना लेना। और बस जैसे हम ये ऊपर ऊपर के जो पॉइंट्स लिखती हूँ ना मैं इधर पे, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको लिखना है, दैट्स इट। पेपर कैसे लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।